और मैं बुलाना चाहता हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो भारतीय महिला दार्शनिक अनुसंधान परिषद की सम्मानित अध्यक्ष और आईसीपीआर की सम्मानित सदस्य हैं। साथ में वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर भी हैं। मैं प्रोफेसर राजकुमारी सिन्हा मैडम को आदर के साथ बुलाना चाहता हूं, वो आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करें। प्रोफेसर राजकुमारी सिन्हा मैडम। धन्यवाद सुधांशु जी, मेरी बातें सुनाई पड़ रही हैं? जी जी मैडम जी। जी मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रमों के उद्घाटनकर्ता श्री रमेश चंद्र सिन्हा जी, जो हमारे आईसीपीआर के अध्यक्ष हैं, जो अपना दायित्व समझकर दार्शनिक गतिविधियों को एक नया क्षितिज दे रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। हम आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें भी हमारा नमन है। मैं एक साथ प्रोफेसर बीएन ओझा, क्योंकि आपके वक्ताओं की सूची इतनी है कि सिर्फ नाम लेकर ही उन्हें मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आज जैसा कि सिन्हा सर ने कहा कि वेबिनार की आज पूर्णाहुति है। यह ज्ञान यज्ञ आज समापन के बिंदु पर पहुंचा है। अतः आज मैं अभ्यर्थना करना चाहूंगी, मैं नमन करना चाहूंगी उन वक्ताओं के जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त हैं और हमें भी उन्हें सुनने का मौका मिलता है। आप प्रोफेसर बीएन ओझा सर, डॉक्टर विलक्षण रविदास जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति महोदय, पूनम सिंह जी जो पटना से हैं, दिनेश चंचल जी, श्यामल किशोर जी, गोरखपुर से द्वारकानाथ जी, जितेंद्र नारायण जी, नरेश कुमार जी और इलाहाबाद से आए विद्वान प्रेसिडेंट अखिल भारतीय दर्शन परिषद और आईसीपीआर के जीबी के मेंबर प्रोफेसर जटाशंकर जी, और इस ज्ञान यज्ञ का हमको प्रणाम कर ले दीजिए, सबको प्रणाम। हम नाम नहीं जाता। जटाशंकर जी को प्रणाम और सब लोग प्रणाम सर, आपको भी हमारा। जैसा कि सर ने कहा कि यह वेबिनार एक ज्ञान यज्ञ है और याज्ञिक निष्ठा के साथ सुधांशु शेखर इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। और सच में सुधांशु जी ने जो कहा कि मैं इस अपेक्षा के साथ नाम रख देता हूँ कि सर का या मैडम की हमें स्वीकृति मिलेगी, यह उनका एक बालक स्वरूप हमारे सामने है, हम शिक्षकों के सामने है। एक वह मेधावी बालक है जो मांगता कुछ नहीं है, केवल वह ज्ञान के 2 छींटे चाहता है। वह अपने को पल्लवित पुष्पित करना चाहता है, ताकि जो दार्शनिकों की परंपरा रही है वह आधुनिक दार्शनिक जगत में एक स्थान लेना चाह रहा है, वह आगे बढ़े,
उसके जीवन का ध्येय देखती हूँ, चरैवेति चरैवेति के भावधारा से वह संचालित बालक है, तो हम गुरुजनों का दायित्व होता है कि इस भावधारा से अनुप्राणित शिष्य को, संतानवत शिष्य को हम आगे बढ़ावें। तो हम हमेशा ही, सुधांशु अगर रात में भी कहता है कि मैडम सुबह बोलना है, सुबह में बोलता है मैडम दोपहर में बोलना है, ऐसी ही मनोदशा हम सभी सीनियर शिक्षकों की सुधांशु के प्रति है, और हम लोग उसे अहर्निश आशीर्वाद देते हैं कि तुम आगे बढ़ो और अपनी ज्ञान की इस जिजीविषा को कभी रुकने नहीं दो। और इस अगर तुम रुकने नहीं दोगे तो राष्ट्र निर्माण में तुम्हारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज जो मंगलाचरण हुआ है, सर ने तो, रमेश सर ने तो कहा ही है, लेकिन मुझे पुनरावृत्ति करने में भी खुशी हो रही है, खुशी होगी। खुशबू जी को मैं भी नमन करती हूँ, और जब उन्होंने आशीर्वाद भरा नमन करती हूँ उनको, जरा लगता है विरोधी है, लेकिन हमारी भावनाओं को समझा जाए, क्योंकि युवा ही किसी देश के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। और जब हमारे युवाओं के मन में यह भाव आ गया कि हमारे स्वामी विवेकानंद देवत्व की श्रेणी में है, तो वह एक संकेत है कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, और पुनः जो आध्यात्मिक गुरु था यह देश, उस जगह को देश हमारा पुनः पहुंचेगा जो आध्यात्मिक गुरु था हमारा देश, जहाँ की लोग, विश्व के सभी प्राणी चाहते थे कि हम भारत में, जो भी इंटेलेक्चुअल थे, जो चाहते थे कि हम भारत में जन्म लें, जहाँ की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर हम एक पूर्ण मानव बने। तो खुशबू जी और आपके आयोजन मंडल के लोगों के इस विजन को हम प्रणाम करते हैं, और आपने बहुत अच्छे ढंग से यह मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। हम लोग भाव विभोर हैं, और हम लोग भी इससे कुछ प्रेरणा ले रहे हैं। धन्यवाद खुशबू जी। मैम, जिस तरीके से आपने आशीर्वाद पूर्वक नमन मुझे किया, मैं तो अभिभूत हूँ आपके इन वाक्यों से। वैसे ही मैं भी धन्यवाद पुरस्सर प्रणाम आपको समर्पित करती हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खुशबू जी। तो अब हम विषय वस्तु पर आवे। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी ने जिन बातों को यहाँ पर रेखांकित किया है, वह संक्षेप में सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करती है। निश्चित रूप से हम उसी पर आगे बढ़ेंगे, उसी विचार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब हम आते हैं, सर ने उल्लेख किया न्यू नॉर्मल की बात। बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी स्थितियां आ रही हैं जो आए दिन हम लोग देख रहे हैं। आज का विषय हमारे साथियों, विद्वत बंधुओं, है सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण। जब हम निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण का अर्थ होता है परिवर्तन से उत्पन्न एक स्थिति। हर परिवर्तन, हम जानते हैं कि हर परिवर्तन कुछ न कुछ निर्मित करता है, वह सुंदर हो या कुरूप। सुंदरता या कुरूपता परिवर्तन के संवाहक की मनोवृत्ति और मनोविकार पर निर्भर करता है। इसके लिए समूह या समाज जवाबदेह है, राष्ट्र जवाबदेह है। यह विषय, यद्यपि जो टॉपिक है वह ऐतिहासिक संदर्भों का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, समाजशास्त्रीय, धार्मिक, दार्शनिक और एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन से संबंधित है।
किंतु सब हम दार्शनिकों की पहुंच हर जगह है, हमें हर जगह पहुंचना है, क्योंकि आदर्शों का निर्धारण एक दार्शनिक अभिलेख प्रस्तुत करता है, एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विद्वत जनों, हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का विधान है, जो प्रकृति के सभी विधाओं पर, सभी इकाइयों पर लागू होता है, चरितार्थ होता है। इस पर कितने ही शोध किए जा चुके हैं, किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। यह जो परिवर्तन है, सच पूछा जाए तो हम देखते हैं कि परिवर्तन कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में एक नया संकेत देता है। हम दर्शन के विद्यार्थी यह जानते हैं कि थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस की बातें हम जानते हैं, जो कि जीवन के सभी आयामों पर चरितार्थ होता है। जैसा कि हमने कहा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुबह, संध्या, रात्रि, फिर सुबह, ऋतु परिवर्तन, विचार परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, ये सनातन सत्य हैं। अर्थात जीवन और जगत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां परिवर्तन नहीं होता है। संक्षेप में कह सकते हैं, अगर परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन का अपरिवर्तनीय सत्य है सर्वत्र परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। अब यह परिवर्तन भावात्मक और निषेधात्मक दोनों हो सकता है, और यह जो घटक है समाज का, राष्ट्र का, उसकी मनोवृत्तियों पर पल्लवित एवं फलित होता है। साथियों, विश्व संस्कृति का पुरोधा, मानवीय मूल्यों का संवाहक, यत्र विश्वम भवत्येक निरम का उद्गाता भारत, जो कभी मानवीय मूल्यों के लिए भारत का गुरु था, जिसका जीवन मूल्य था न ही मानुषात ही श्रेष्ठतम किंचित। जीवन मूल्यों के इस देश में जो मानवीय मूल्यों का कारुणिक ह्रास दिख रहा है, वह घोर चिंता का विषय है। यहाँ पर आध्यात्मिकता का पर्याय माना जाने वाला देश आज भोगवादी संस्कृति का संवाहक बन गया है। साथियों, मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हमने उस एथिक्स को, उन मूल्यों के ओर अपना संकेत किया है, जो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के मैं देख रही हूँ कि वक्ताओं में विभिन्न क्षेत्रों के उद्भट विद्वान गण हैं, वो अलग अलग दृष्टिकोणों से इसका मूल्यांकन करेंगे और कुछ निर्णय हमारे सामने रखेंगे। मैं उस परिस्थिति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी जो हम क्रमिक परिवर्तन देखते हैं। चलो हम प्राचीन काल में नहीं जाएं, मध्य अंधेरे वह अंधेरी काली रात की ओर नहीं देखें, स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थितियों का अगर हम उस ओर ध्यान आकृष्ट करें तो हम देखते हैं कि आए दिन क्रमिक रूप से जो हिंसा प्रतिहिंसा का दौर हमारे देश में चला है, जो मोरल डिग्रेडेशन हुआ है, उसमें हम सभी समाज की सभी इकाई, सभी विधाओं के लोग, केवल दार्शनिक ही नहीं। यह ठीक है कि दार्शनिकों की भूमिका सामाजिक पुनर्निर्माण में अत्यधिक होती है, लेकिन समाज की सभी इकाइयों का सहयोग जब नहीं होगा तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। तो यह मैं स्पष्ट करूं कि हमने कहीं ना कहीं अपने विचार से
नैतिकता पक्ष को यहाँ लिया है। हम जानते हैं कि राष्ट्र एक भाव प्रधान शब्द है जिसके द्वारा समान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकासवादी चेतना से प्रेरित व्यक्तियों का समूह संगठित रूप से समान मिथकों एवं बिंबों से आबद्ध किया जाता है, जिसका सामान्य भौगोलिक और भाषाई संबद्धता भी रहती है। यह मैंने कहीं से कोट किया है ऑफ कोर्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मन जो राष्ट्र की संकल्पना है, जिसमें राष्ट्रीय जागरण की बात आ रही है, राष्ट्रीय पुनर्रचना की बात आ रही है, तो यहाँ पर राष्ट्र निर्माण से हमारा मतलब है कि राष्ट्र की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करना ही मेरे विचार से राष्ट्र निर्माण है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना प्रकट की जाती है। इस राष्ट्र निर्माण में हमारे समाज के सभी इकाइयों का, चाहे वह सन्यासी का हो, चाहे समाजशास्त्री का हो, समाज सेवियों का हो, सबों की भूमिका समाज के विभिन्न इकाइयों में जो हैं उनकी भूमिका है, जिसमें सबसे सशक्त भूमिका है युवाओं की, और उससे भी उच्चतर भागीदारी हम दायित्व हम शिक्षकों का होता है। अब जब हम यह देखते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ कितने संघर्षों के बाद, इससे हम और आप कोई भी ये अज्ञानी नहीं है, लेकिन राष्ट्र निर्माण की जो अपने राष्ट्र के सृजन की जो सृजन के संदर्भ में, उसके भविष्य के संबंध में जो भावधारा हमारे मन में था, जिस पर कितने लोग कुर्बान हो गए, उसको हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन कहना यह है, ध्यान आपका आकृष्ट करना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ दिनों तक तो हम ठीक थे, ठीक है, खून खराबे के बाद हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आए, लेकिन अनवरत हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक सामाजिक जीवन मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है। यद्यपि मैं कोई ना तो पॉलिटिकल एनालिसिस हूँ, ना तो मैं इतिहासवेत्ता हूँ, लेकिन आज जब सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण की बात होती है, तो जरा हम बंबई की ओर नजर डालें। वह क्या है? क्या हम दुखी नहीं हैं? हमें नहीं लगता है कि देश का कोई भी चेतना युक्त प्राणी ऐसा होगा जो इन बंबई की जो अभी जो तात्कालिक स्थिति है उस पर माथा पकड़ के नहीं बैठता होगा। मूल्यों का इतना क्षरण, हमें आज जागने की आवश्यकता है। अभी मुझे विवेक अस्थाना की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। उनकी एक कविता हमने पेपर में पढ़ा था कि आज नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे, कुछ हो गया है जो होना न था। अगर हम बैठे रहते हैं तो उस संदर्भ में विवेक अस्थाना जी की ये पंक्तियां हमें बहुत झकझोरने वाली लगती हैं, और जिसे मैं आप लोगों के सामने भी शेयर करना चाहूंगी। जिन्होंने कहा था कि जिन्होंने अपनी कविता में लिखा है, लंबी कविता है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि कुछ हो गया है जो होना न था, कुछ हो जाएगा कुछ जो सोचा न था। कुछ हो गया है जो होना न था, हो जाएगा कुछ जो सोचा न था, अब न संभलोगे तो कब संभलोगे। एक कवि का मन सामाजिक स्थितियों के प्रति इतना उद्वेग हो गया है, दिखाई दे पड़ रहा है, हमें झकझोरता है कि अब न संभलोगे तो कब संभलोगे, क्योंकि कुछ हो गया है जो होना न था, कुछ हो जाएगा कुछ जो सोचा न था।
आज जिस साथियों श्रोताओं, हमारा देश विकास की गति को बहुत अच्छी विकास की गति पकड़ चुका है और यहाँ पर विश्व के हमारे मित्र मंडल अगर खुश हैं तो अंदर अंदर ईर्ष्या भी हो रही है कि इसको भारत की संस्कृति को नष्ट नाबूद कर दो, भारत के जो जीवन मूल्य हैं उनको समाप्त कर दो, ताकि भारत एक विकासशील देश ही बना रहा। हम सभी जानते हैं, प्राय दर्शन के शिक्षक हैं, दर्शन के विद्यार्थी हैं हम लोग और सारे शिक्षक गण हैं। हम जानते हैं कि अभी जो स्थिति है वह घोर सांस्कृतिक पतन की स्थिति है। और साथियों, हम जानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति अपने जड़ से एकदम कट जाती है तो उसके अस्तित्व पर गंभीर संकट आए बिना नहीं रह सकता। गंभीरता की इस स्थिति में हिम्मत का प्राण वायु, हिम्मत से मेरा मतलब है परिवर्तन के संकल्प का प्राण वायु न मिले तो उस देश का मृत्यु अवश्य संभावी है। उसके बाद वह देश, जब संस्कृति समाप्त हो गई तो वह देश न तो देश रहेगा न वह राष्ट्र रहेगा। तब वह जमीन का वह टुकड़ा बचेगा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का वह विषय बन जाएगा। अतः इतने अलार्मिंग स्थिति में हम आ गए हैं जहां पहला काम है, हमने भौतिक प्रगति बहुत कर ली है, भौतिक प्रगति की काफी ऊंची उड़ान हमने भर ली है, वैश्विक पटल पर हमारी बहुत विशिष्ट पहचान बनी है और उस पहचान से हमें गर्व होता है, हम अपने को भाग्यशाली मानने लगते हैं। लेकिन और इसके संदर्भ में जब मैं कभी 2-3 जगह विदेश गई हूँ और वहां पर जो हमारा सम्मान एक भारतीय के रूप में आज हुआ है और जो हमारा सम्मान 2000 में हुआ था, उसमें जो हमें मिला भाव विदेशों में एक भारतीय होने के नाते, और जब मैं 2015 और 2018 में गई तब जो भाव मिला तो हमें गर्व बोध हुआ कि हम एक सशक्त बनते हुए राष्ट्र के एक नागरिक हैं। लेकिन उससे क्या होगा? केवल भौतिक प्रगति कर लेने मात्र से हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र में, जैसा कि अभी सिन्हा सर ने कहा, जिस पर और लोग भी कहेंगे, कि केवल राष्ट्र ज्योग्राफिकल डायमीटर नहीं है, वह हमारे सांस्कृतिक मूल्यबोधों का वह प्रतिनिधित्व करता है और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अगर हम नहीं बचा पाए तो कल हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। और जो स्थिति, मैंने बंबई की स्थिति का उल्लेख इसलिए कहा कि लगता है उन सारी स्थितियों का यदि हम अध्ययन करेंगे तो लगता है कि वी हैव रीच्ड टू द लोएस्ट एब ऑफ आवर कल्चरल वैल्यू, कल्चरल लाइफ। अब युवा पीढ़ी के आप शिक्षकों, विद्यार्थियों, देश की युवा पीढ़ी, हम आपका इस मंच से आह्वान करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, एक शिक्षक के रूप में हम दिशा निर्देश देते हैं, हम एक विद्यार्थी के रूप में आपसे विमर्श करते हैं कि हम समय आ गया है कि देश की तरुणाई अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पहचाने। राष्ट्र जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पहचानेगा, उस अनुरूप विमर्श करेगा, तभी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, तभी हम अपने देश को गौरव के उस बिंदु पर पहुंचा सकते हैं जिसकी कल्पना हमारे मनीषियों ने किया था। और जो भावधारा देख रही हूँ, ठीक है, समाज में 2 वर्ग है, एक वर्ग राष्ट्र का उत्थान चाह रहा है, एक वर्ग किसी भी पॉलिटिकल, आर्थिक या जिस कारण से चाहता है कि इसको खींच के नीचे ले आओ। तो हमें लगता है कि यहाँ पर
ऐसे युवकों का की संख्या अधिक है जो राष्ट्र को एक गौरवमय राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन जब होता क्या है कि जब किसी तालाब में सड़ी हुई मछलियां दो चार भी होती हैं तो अन्य स्वस्थ मछलियां बीमार पड़ जाती हैं, मृतप्राय हो जाती हैं और मर जाती हैं। तो यहाँ पर अपने संकल्प से यह जो बहुतायत जिनकी संख्या है, अधिसंख्य युवाओं और समाज के लोगों का अधिसंख्य दृष्टिकोण है कि हम राष्ट्रीय गौरव को फिर बनाएं। असल तो यहाँ पर कोई ये नहीं है कि अगर हम संकल्प कर लेते हैं तो संकल्प शक्ति में, दृढ़ संकल्प शक्ति में इतना बल है कि हम जो चाहेंगे वह अपने देश को बना सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं। तो साथियों, समाज के सभी वर्ग के लोग, हमारा यह विनम्र निवेदन होगा, हमारा यह सबमिशन होगा कि आज समय आ गया है कि हम अपने जीवन के सांस्कृतिक मूल्यों को पहचाने। एक पहले कैसे शिक्षक होते थे, हम उस पुराने शिक्षक के रूप में आ जाएं तो फिर हमारे बीच से हमारा आरुणि तो हमें मिल ही जाएगा, हमें हमारा अर्जुन मिल ही जाएगा, जो हमारे देश की गौरव को, हमारे देश की गरिमा को, राष्ट्र निर्माण कर हमारे देश की गरिमा को पुनः उस स्थान पर ले जाएगा जहां हम कहें अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आज समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है, संस्कृति का पुरोधा इसे मान रहा है और समय है कि हम सभी जग कर राष्ट्र निर्माण की इस आहुति में इस यज्ञ में एक एक समिधा दे करके अपने दायित्व का निर्वहन करें। हम जिस जगह पर हैं वहां पर हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जैसा कि अभी सिन्हा सर ने कहा था कि हम शिक्षक हैं तो पहले तुम पंक्चुअल हो, आप पंक्चुअल नहीं हैं तो आपका विद्यार्थी कभी आपका सम्मान नहीं करेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो आपको समाज वह सम्मान नहीं देगा। यानी जिनको जो अलॉटेड ड्यूटीज हैं, जब हम अधिकार से अधिक ड्यूटी को महत्व देंगे तो यह राष्ट्र निर्माण की वह सशक्त नींव होगी, वह बिंदु होगा, वह शक्ति होगी जो भारत के राष्ट्रीय शक्ति को काफी सशक्त करेगा। और हमें विश्वास है, हम आशावादी हैं कि जो हमारा सामूहिक सोच उस दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं, अब हम सांस्कृतिक अवमूल्यन अब नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर हम पहला काम करेंगे कि अपने ड्यूटीज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होंगे, तब न तो कोई सामाजिक द्वेष होगा। हर आदमी जब अपना कर्तव्य भाव से करेगा, उसको यज्ञ समझ कर करेगा, तो वहां पर कहीं कोई संदेश नहीं है कि हम भारत के राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा सकेंगे और विश्व का सबसे सशक्त राष्ट्र बना सकेंगे। हमारा यही सबमिशन है। हम यही विचार रख के आप लोगों से आज मंच छोड़ने की अनुमति चाहेंगे। और लेकिन अनुमति के पूर्व अपने सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देंगे, उनका नमन करेंगे, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा और हम सभी जानते हैं कि श्रोता के बिना वक्ता का कोई महत्व नहीं है। और इस ज्ञान यज्ञ में जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसका एक होता है जो सत्य वक्ता और श्रोता के मेल से होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।